नमस्कार। हाँ। आज हम भारत में सहकारी विपणन मतलब कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इसे किसानों को ताकत देने का एक जरिया मानता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये सिस्टम किसानों की मदद कैसे करता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और आज क्या मुश्किलें हैं, क्या नए अवसर हैं। सही। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि किसानों के लिए अपनी मेहनत का सही दाम पाने और बिचौलियों से बचने का एक जरिया हो सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल, ये सहकारी विपणन आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसमें किसान वो अपना एक समूह बनाते हैं। अच्छा, समूह। हाँ, अपने संसाधन जुटाते हैं और फिर अपनी जो उपज है उसे सामूहिक रूप से मतलब एक साथ बेचते हैं। ओके, तो ये समितियां कौन चलाता है? ये किसान खुद ही चलाते हैं, वो ही इसके मालिक होते हैं और फैसले भी वही लेते हैं। वो एक सदस्य एक वोट वाला सिद्धांत। लोकतांत्रिक तरीके से। बिल्कुल। और मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने कहा, बिचौलियों को हटाना है ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। और ये समितियां सिर्फ बेचने में मदद करती हैं या और भी कुछ? नहीं, और भी बहुत कुछ। ये एक तरह का पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करती हैं। जैसे किसानों को लोन चाहिए तो उसकी सुविधा। लोन भी? अच्छा। हाँ, फिर फसल का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, ये सब भी शामिल है। ताकि क्वालिटी बनी रहे। सही कहा। और सामूहिक परिवहन मतलब बल्क ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, ताकि लागत कम हो। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट में भी मदद करती हैं। वाह। और एक और जरूरी चीज, अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद, कीटनाशक, ये सब सही दाम पर उपलब्ध कराना। यानी किसानों के लिए लगभग सारी जरूरी चीजें एक ही जगह पर। ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई भारत में? कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जो 1912 का ब्रिटिश जमाने का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था, वो एक तरह से नींव बना 1912 में, काफी पहले जी। मकसद तब भी यही था कि किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के शोषण से बचाया जाए, उनकी आर्थिक हालत सुधरे। लेकिन इसको असली रफ्तार मिली आजादी के बाद। 1945 में एक सहकारी योजना समिति बनी, उसकी सिफारिशें आईं। अच्छा। और फिर एक बड़ा कदम था 1958 में नैफेड का गठन, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ये एक तरह से राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था बन गई। नैफेड? हाँ, नाम सुना है। हाँ। तो ये ढांचा कैसा होता है, मतलब जमीन पर ये समितियां कैसे जुड़ी होती हैं? आमतौर पर एक 3 स्तर का ढांचा देखने को मिलता है। 3 स्तर? हाँ। सबसे निचले स्तर पे होती हैं प्राथमिक समितियां। ये गांव या कुछ गांव के समूह के लेवल पर काम करती हैं। ठीक है, गांव के स्तर पर। फिर इनके ऊपर जिला या क्षेत्रीय स्तर पर होती हैं क्षेत्रीय विपणन समितियां। ये इन प्राथमिक समितियों का एक संघ होती हैं जो इन्हें तकनीकी और थोड़ी वित्तीय मदद भी देती हैं। अच्छा, ये एक तरह से सपोर्ट करती हैं नीचे वाली समितियों को। बिल्कुल। और सबसे ऊपर राज्य के स्तर पर होता है राज्य सहकारी विपणन संघ। इनका काम कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी लेवल पर बात रखना होता है। समझ गया, ये तो पूरा एक नेटवर्क है। अच्छा, क्या ये सारी समितियां एक ही तरह का काम करती हैं या इनमें भी कुछ प्रकार होते हैं? नहीं, इनमें भी विविधता है। कुछ समितियां होती हैं जो किसी एक ही चीज पर फोकस करती हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ कपास या गन्ना या दूध। सिंगल कमोडिटी। हाँ, एकल वस्तु समितियां। फिर कुछ होती हैं बहुवस्तु समितियां। ये अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मतलब कई तरह की चीजों का विपणन करती हैं। ओके, मल्टी कमोडिटी। और एक और प्रकार है बहुउद्देश्य समितियां। ये तो विपणन के साथ साथ खेती के लिए जरूरी सामान जैसे बीज, खाद, लोन, यहाँ तक कि घर के रोजमर्रा के सामान भी उपलब्ध कराती हैं। अरे वाह, ये तो सच में वन स्टॉप शॉप जैसा हो गया। बिल्कुल। तो ये काम कैसे करती हैं? मतलब किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाने के तरीके क्या हैं? कई तरीके हैं। एक तो ये है कि समिति कमीशन एजेंट की तरह काम करे, मंडी में खुली नीलामी करवा दे। नीलामी से? ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें कभी-कभी एक मुश्किल आती है कि व्यापारी गुट बना लेते हैं और बोली कम लगाते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। और कोई तरीका? दूसरा तरीका है कि समिति खुद ही किसानों से उनकी उपज खरीद ले। सीधे खरीद लें? हाँ, और फिर बाद में जब बाजार में दाम अच्छे मिले तब बेचे। इसमें थोड़ा बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है। हाँ, दाम गिर गए तो? बिल्कुल। इसलिए इसके लिए अच्छा मैनेजमेंट और पैसा होना जरूरी है। इसके लिए नियम भी बने हैं, जैसे NCDC के 1967-68 के।
और अगर किसान को तुरंत पैसे चाहिए हों फसल बेचने के लिए, इंतजार ना कर सके, उसके लिए भी एक व्यवस्था है। समिति किसान की जमा की गई फसल के बदले उसे एडवांस लोन दे सकती है। फसल के बदले लोन? हाँ, आमतौर पर जो फसल की अनुमानित कीमत होती है उसका 60 से 75% तक। इससे किसान को फौरन कम दाम पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं रहती, उसकी होल्डिंग पावर बढ़ जाती है। ये तो बहुत मददगार है। बिल्कुल। और ये समितियां सरकार की जो MSP वाली स्कीमें हैं उनमें खरीद एजेंट के तौर पर भी काम करती हैं। प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन में भी? अच्छा, उपज बेचने के अलावा क्या ये कुछ और भी करती हैं, जैसे प्रोसेसिंग वगैरह, वैल्यू एडिशन? हाँ, बिल्कुल करती हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है सहकारी प्रसंस्करण या कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि जो कच्चा कृषि उत्पाद है उसे प्रोसेस करके ज्यादा कीमत वाले उत्पाद में बदलना। जैसे दूध से मक्खन, पनीर, घी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, कपास से धागा, फलों से जूस या जैम बनाना। समझ गया। वैल्यू एडिशन? हाँ, इससे क्या होता है कि किसानों की आय बढ़ती है, फसल की बर्बादी कम होती है और उन्हें अपनी मेहनत का कहीं बेहतर दाम मिलता है। इसके कुछ सफल उदाहरण हैं भारत में? बिल्कुल है। गुजरात का अमूल तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, अमूल तो है। वो एक सहकारी मॉडल का ही शानदार उदाहरण है। इसी तरह महाराष्ट्र की जो चीनी सहकारी समितियां हैं, उन्होंने भी लाखों किसानों की जिंदगी बदली है। ये सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफी संभावनाएं हैं इसमें। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही गुलाबी है? कोई चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां तो है और कम नहीं है। देखिए, आजादी के बाद से इनकी संख्या तो काफी बड़ी है। हजारों प्राथमिक समितियां हैं, लाखों किसान इनसे जुड़े हैं। और कुछ राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन कई जगहों पर किसानों में इन समितियों के बारे में जागरूकता ही कम है। उन्हें पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज है या इससे कैसे जुड़ना है। अच्छा, जानकारी का अभाव। हाँ, फिर बुनियादी ढांचे की बहुत कमी है। सही स्टोरेज की जगह नहीं, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। बिल्कुल। पैसों की तंगी भी एक बड़ी समस्या है। लोन मिलने में दिक्कत, निवेश की कमी और फिर मैनेजमेंट के मुद्दे, कभी-कभी कुप्रबंधन, प्रोफेशनल लोगों की कमी और हाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। राजनीतिक दखलंदाजी। और अब तो निजी कंपनियां भी आ गई हैं। उनसे भी मुकाबला होगा। हाँ, निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। तो चुनौतियां कई हैं। तो फिर इन चुनौतियों से निपटने और इस पूरे सिस्टम को और असरदार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? स्रोत क्या सुझाव देते हैं? कुछ मुख्य बातें हैं। एक तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग। दूसरा, मैनेजमेंट को प्रोफेशनल बनाना जरूरी है। नेताओं को ट्रेनिंग देनी होगी, स्किल्ड मैनेजमेंट। हाँ। तीसरा, ये पक्का करना होगा कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी बात सुनी जाए, उन्हें फायदा मिले। ऐसा ना हो कि बड़े किसान ही हावी रहें। समावेशी बनाना। सही। और फाइनेंस तक पहुंच आसान बनानी होगी। लोन और मार्केटिंग समितियों में बेहतर तालमेल बिठाना होगा। और हाँ, सरकारी नियंत्रण थोड़ा कम हो तो शायद बेहतर काम कर सकें। और राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे NAFED, NCDC, हाँ, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो मार्गदर्शन दे सकती हैं, नीतियां बनाने में मदद कर सकती हैं और वित्तीय सहायता भी। तो अगर हम सार देखें तो सहकारी विपणन सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण भारत में खासकर किसानों के लिए एक आर्थिक बदलाव लाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। बिल्कुल। चोलियों पर निर्भरता कम करके किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, ये सच है। बुनियादी ढांचे की कमी, मैनेजमेंट के मुद्दे, लेकिन जैसा हमने अमूल या चीनी मिलों का उदाहरण देखा, वो दिखाते हैं कि सही नियत, बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं के साथ ये समितियां सच में कमाल कर सकती हैं। ये न सिर्फ किसानों को सीधे बाजार से जोड़ती हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देती हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जैसे डेयरी और चीनी क्षेत्र में सहकारिता ने क्रांति ला दी, क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रबंधन और कुछ नए आइडियाज मिलकर सहकारी विपणन, खास तौर पे जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए और भी ज्यादा प्रभावी और उनकी जिंदगी बदलने वाला बना सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है।